extraction of mercury. Mercury metal can be extracted just by heating its sulfide ore in air. तो मर्क्यूरी मेटल जो है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करा जाता है? जस्ट बाई हीटिंग इट सल्फाइड ओर इन एयर। अच्छा, अगर किसी चीज़ को हीट करा जा रहा है, खास तौर पर सल्फाइड ओर को, मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बोनेट ओर है, अगर उसको हीट करा जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? कैल्सिनेशन। ठीक है, और वो होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पर क्या है कि अगर हम सल्फाइड ओर की बात कर रहे हैं तो इसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करा जाता है, और इस प्रोसीजर को बोलते हैं हम रोस्टिंग। ठीक है, तो ये रोस्टिंग कहलाएगा। तो आप ये देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास है, जैसे मर्क्यूरी की बात कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स, पेज नंबर 50 पर हैं अभी हम। एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स, इसमें सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी। एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है कि अगर हमारे पास HgS है, मर्क्यूरस सल्फाइड HgS, इसका रिएक्शन करा देंगे ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ। ठीक है, इस प्रोसीजर को बोलते हैं रोस्टिंग, इसको रोस्टिंग बोलते हैं। अब ये देखिएगा कि जब इसका रिएक्शन इसके साथ ऑक्सीजन के साथ हम कराएंगे तो क्या मिलेगा? HgO, गुड इवनिंग, HgO प्लस SO2, मर्क्यूरस ऑक्साइड प्लस SO2। ठीक है, और फिर इसको आप बैलेंस करने की कोशिश करिए। बैलेंस कैसे होगा ये? इधर ऑक्सीजन का 1 है, 1 + 2 3 है, तो इधर 2 है, ये 4 हो गया। यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, तो Hg का तो 2 हो गया, Hg बैलेंस हो गया। सल्फर का भी 2 हो गया, तो यहाँ पर भी 2 लगाएंगे। ऑक्सीजन का कितना हो गया? 2 × 2 = 4, 1 × 2 = 2, 4 + 2 = 6, तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। तो मेरे पास मर्क्यूरस ऑक्साइड आ गया, HgO मेरे पास आ गया। अब हमें क्या करना होता है कि HgO को रिड्यूस करना होता है। तो यहाँ पर क्या है, याद करिए, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स थे, हाईली रिएक्टिव मेटल्स में रिडक्शन कैसे करवाया जाता था? या तो कार्बन, या एल्यूमिनियम, या सोडियम, या फिर कैल्शियम, इन चारों एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट से रिएक्शन करवा देते थे, तो वो रिडक्शन कर देता था। रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन को खींच कर ले जाता था। रिडक्शन का मतलब होता है ना ऑक्सीजन का रिमूवल। ठीक, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जब आपका ऑक्साइड और मिला, इसका HgO मिला, इसको सिंपली हीट अप कर देना है। तो हीट करते ही ये रिड्यूस हो जाएगा। तो HgO जो हमको मिला, HgO को हमने हीट कर दिया, तो ट्वाइस ऑफ HgO मिला था, तो 2 HgO लिख दिया। heat up to 300 डिग्री सेल्सियस। 300 डिग्री सेल्सियस तक हमने हीट करा, तो हमारे पास यहाँ तो आ गया Hg, और ऑक्सीजन रिमूव हो गया, O2। तो ऑक्सीजन का तो 2 मिल रहा है, इसको यहाँ पर 2 लगा दीजिए। तो इस तरह से हमारे पास देखो, उसको देख लिया था इसलिए लिख दिया था। ठीक है ना, वो ट्वाइस मैंने इस वजह से लिया क्योंकि यहाँ पर मेरे को ट्वाइस मिल रहा है अमाउंट, इस वजह से लिया। वैसे भी अगर आप देखोगे जब ये टूटेगा तो ऑक्सीजन तो अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना ही पड़ेगा, और फिर मर्क्यूरी को बैलेंस करने के लिए भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिएगा B है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर का एक्सट्रैक्शन थोड़ा सा अलग है, बाकी सबसे थोड़ा सा अलग है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो कॉपर भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक, तो इसका भी आप ये देखिएगा थोड़ा सा अलग है। कॉपर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाय हीटिंग इट्स सल्फाइड ओर इन एयर।
तो कॉपर मेटल को कैसे करते हैं हम एक्सट्रैक्ट के कॉपर का जो सल्फाइड ओर है उसको हम एयर में हीट करना शुरू करते हैं, यानी कि रोस्टिंग कर देते हैं। तो कॉपर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाय हीटिंग इट सल्फाइड और इन एयर। तो Cu2s यहाँ पर लिखेंगे Cu2s। तो ये आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, ये क्या लिख दिया हमने, ऐसा क्यों? क्योंकि हम तो अब तक ये देखते आए हैं जो कॉपर है, कॉपर की वैलेंसी 2+ होती है, सल्फर की वैलेंसी 2- होती है। अगर कंबाइन करेगा तो कॉपर सल्फाइड ऐसे बन जाएगा, Cus बन जाएगा। तो Cu2s क्यों लिख रहे हैं? Cu2s इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि इसको हम बोलते हैं कॉपर फर्स्ट सल्फाइड, यानी कि कॉपर कभी कभी अपनी वैलेंसी 1+ भी शो करता है, तो इसलिए इसको कॉपर फर्स्ट सल्फाइड बोल देते हैं। और इसका नाम है कॉपर ग्लैंस ओर, कॉमन नेम है इसका कॉपर ग्लैंस ओर। कॉपर की वैलेंसी Cus में क्या होगी, 2+ होगी, और यहाँ कॉपर की वैलेंसी 1 होगी, ठीक है ना। तभी तो कॉपर की वैलेंसी सल्फर के साथ लिखी गई और सल्फर की वैलेंसी कॉपर के साथ लिखी गई, ठीक है। तो दोनों में अंतर बस ये है कि इसकी वैलेंसी 1 होती है। हाँ, अंतर है कि यहाँ पर जो कॉपर सल्फाइड है ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो कंपाउंड है ये सिर्फ हमें ज़मीन के नीचे से ही मिलता है, इसको बनाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। बस ये चीज़ है। अब इसमें क्या करा जाता है कि इसका ना, क्योंकि सल्फाइड ओर है, तो सल्फाइड ओर जैसे ही मेरे को दिखाई देगा तो मेरे दिमाग में आ जाएगा कि मुझे रोस्टिंग ही करानी है। रोस्टिंग का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग करानी है। तो हमने क्या करा, हमने ऑक्सीजन ऐड कर दिया और उसको हीटअप कर दिया, ये हो गया रोस्टिंग। और यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर मिलेगा Cu2O, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड, Cu2O, और साथ में SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। रोस्टिंग वाले प्रोसीजर में सल्फर डाइऑक्साइड तो मिलता ही मिलता है, कॉमन प्रोडक्ट है, तो मिलेगा ही। अब देखिएगा, अब इसको बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस कैसे होगा, आप ये देखिए कि इधर लगातार बोल रहे हो आप लोग, क्या हो गया बताओ? पेज नंबर 50 सिर्फ 50, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि ये ऑक्सीजन का हो गया 2 एटम, इधर ऑक्सीजन का हो गया 1 एटम, तो ऑक्सीजन के टोटल 3 एटम है। इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या करा, हमने अगर इधर 2 लगा दिया तो ऑक्सीजन के 4 हो गए, लेकिन कॉपर के भी 4 हो गए, 2 2 4, तो इधर 2 लगा दिया। अब सल्फर के भी 2 हो गए, इसके आगे भी 2 लगा दिया, तो 2 2 4, 1 2 2, 4 + 2 6, 3 लगा दिया। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। अब इसमें क्या है कि इसमें ना हीटअप नहीं कराया जाता, इसमें क्या करना है, ये रिएक्शन बिल्कुल अलग है। मैंने आपको बताया कि कॉपर का जो एक्सट्रैक्शन है वो बाकी से थोड़ा सा अलग है। पहली चीज़ तो यही इसमें अलग है, एक्सेप्शन है, कि जो कॉपर है, कॉपर की वैलेंसी, जो कॉपर ग्लैंस ओर हमको मिलता है ज़मीन के नीचे से, उसकी वैलेंसी मिलेगी मेरे को 1+। वैसे तो वैलेंसी 2+ होती है, हम जानते हैं। फिर क्या होता है, इस रिएक्शन को ना काफ़ी ध्यान से देखना पड़ता है, क्या कि जब सफिशिएंट अमाउंट मिल जाए मेरे को कॉपर ऑक्साइड की, तो मेरे को ना बीच में फिर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देनी होती है यहाँ पर, ठीक है। देखिए क्या करना है, व्हेन अ गुड अमाउंट ऑफ Cu2s इज कन्वर्टेड इनटू Cu2O, जब एक सफिशिएंट अमाउंट Cu2s का, कॉपर फर्स्ट सल्फाइड का, जब Cu2O में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देना, बंद कर देना ऑक्सीजन की सप्लाई। तो क्या लिखा है, द सप्लाई ऑफ एयर फॉर रोस्टिंग इज स्टॉप्ड एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर Cu2O रिएक्ट्स विद रिमेनिंग Cu2s टू फॉर्म कॉपर मेटल। अब क्या है कि Cu2O क्या करेगा, ये कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। अब Cu2s जो है, Cu2s ने तो प्रोसीजर शुरू हो गया, उसका जलने का प्रोसीजर शुरू हो गया। अब वो जलता जा रहा है, जलता जा रहा है, जलता जा रहा है। अब आपने क्या करा कि आपने क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो? तो अब आप ये देखिए कि ये Cu2s जो है, इसको हम ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे, ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी और जला रहे हैं। अब जल रहा है तो इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत बार बार पड़ रही है, आपने ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी, तो इसे दिखाई दिया कि अच्छा कॉपर ऑक्साइड है, इसके अंदर ऑक्सीजन है, पकड़ो इसको, ये इसी के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देता है। तो क्या लिखा हुआ है, Cu2O रिएक्ट्स विद रिमेनिंग Cu2s टू फॉर्म कॉपर मेटल, ठीक। तो क्या होता है, जो Cu2O है, Cu2O जो है, यही बचे हुए Cu2s मेटल के साथ रिएक्ट करता है।
और जब ये रिएक्ट करेगा तो हीट तो हो ही रहा है रिएक्शन में, हीट, तो कॉपर मेटल मिलेगा प्लस साथ में SO2 गैस मिलेगी। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि ऑक्सीजन का इधर तो 2 है, इधर 1 ही है, 2 लगा दिया, ऑक्सीजन का 2 हो गया, लेकिन कॉपर का कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4 और 2 6, यहाँ 6 लगा दिया। सल्फर बैलेंस है, बस सब कुछ बैलेंस है, हो तो गया। अब थोड़ी कहीं कुछ लगाना है, ठीक है। तो क्या किया जाता है, पहली चीज कि यहाँ पर मेरे को लेना है कॉपर ग्लैंस ओर, यानी कि कॉपर की वैलेंसी 1+ लेनी है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि व्हेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फाइड कन्वर्ट्स इनटू कॉपर ऑक्साइड, then supply of oxygen is stopped, then this Cu2O reacts with the remaining Cu2s to form copper metal। तो इस तरह से कॉपर मेटल बन जाता है, सही है। बस इसी केस में, बस इसी केस में, बाकी पूरी केमिस्ट्री में कहीं पर भी आपको कॉपर की वैलेंसी 1 नहीं लेनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। पेज नंबर 51 पर है, 2 मिनट वेट करिए, आ रहा हूँ अभी मैं। हाँ भाई, हुआ तो ले आऊँगा, ठीक है ना, आजकल रख नहीं रहे हैं फ्रिज में।
दोबारा बता देते। हाँ दोबारा बता देते। सभी को आता है रिफाइनिंग? रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स अगर सभी को आता है तो बताओ, छोड़ो। हाँ ऐसा ही है, वो भी ले रहा हूँ अभी। एक क्वेश्चन देखिएगा पेज नंबर 52 पर, पेज नंबर 52 पर क्वेश्चन देखिएगा। मैं रिफाइनिंग नहीं करा रहा हूँ, रिफाइनिंग हमने कर लिया था, अगर फिर भी समझना हो तो बता देना, दोबारा करा दूंगा। देखिएगा, an ore gives carbon dioxide on treatment with a dilute acid, what steps will you take to convert such a concentrated ore into free metal? An ore gives carbon dioxide on treatment with a dilute acid, ठीक है। तो what steps will you take to convert such a concentrated ore into free metal? तो कौन सा ओर है जो कार्बन डाइऑक्साइड देता है? जैसे यहाँ पर देखिए सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर SO2 दे रहा है, इधर भी सल्फाइड ओर है, ये SO2 दे रहा है, तो दूसरा ओर तो कार्बोनेट ओर ही है ना, तो कार्बोनेट ओर ही हमको कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ये होता है, ठीक है। अब देखिएगा, व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू कन्वर्ट सच अ कंसंट्रेटेड ओर इनटू फ्री मेटल? तो सुनिएगा, whenever a metal carbonate reacts with a dilute acid, carbon dioxide is formed. Carbon dioxide is formed whenever a metal carbonate, तो metal carbonate जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया Na2CO3 और मान लीजिए ये इसका रिएक्शन हम HCl के साथ करा रहे हैं। हाँ बड़ी मुश्किल हो गई। इन्होंने सबने मिलकर सताया है ना तुम्हें। क्या सबने मिलकर सताया ना, इतना सब अरे ये ना थोड़े ये थोड़ा ये रेयरली फाउंड सब्सटेंस है, वाटर जो है ना बड़ा मुश्किल से मिलता है, क्या बताएं। तो कोई बात नहीं भाई, मजबूरी है, काम चला लो। Na2CO3 अगर इसका रिएक्शन मेटल कार्बोनेट है, इसका रिएक्शन HCl के साथ करा दिया तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड हमेशा क्या मिलता है, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड मेटल ऑक्साइड मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है। ये हमने शुरुआत की प्रॉपर्टीज में देखा था। तो आप ये देखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड किस में मिलता है, कार्बोनेट ओर के केस में ही मिलेगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू कन्वर्ट सच अ कंसंट्रेटेड ओर इनटू फ्री मेटल? तो ये हमको मालूम है कि अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट ओर है तो कार्बोनेट ओर के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है हमें इसके ऑक्साइड में। ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका रिएक्शन करवा देंगे हम इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कैल्सिनेशन करा देंगे, कैल्सिनेशन कराएंगे ऑक्साइड मिल जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, मेटल कार्बोनेट लिया, उसका कैल्सिनेशन करा दिया तो मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, और फिर जब मेटल ऑक्साइड मिला तो उसको कार्बन के साथ उसका रिएक्शन करवा दिया, किसी के भी साथ करा सकते हैं। कार्बन 4 होते हैं हमारे पास अवेलेबल, कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम और कैल्शियम, ठीक है। तो उनके साथ रिएक्शन करवाया तो मेटल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, बस। पेज नंबर 52। हाँ अब आ जाइए, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, पेज नंबर 53 पर आ जाइए, कोरोजन। कोरोजन हाँ फर्स्ट चैप्टर में था, हाँ ये वही है। तो कोरोजन देखिएगा, कोरोजन में क्या है, द ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल सच एज एन एसिड ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। द ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल सच एज एन एसिड। तो अगर किसी भी मेटल जो है, कोई भी मेटल है, उसके सरफेस पर ऑक्सीजन एक्ट करे, मॉइस्चर एक्ट करे, एयर एक्ट करे या कोई भी एसिड एक्ट करे तो क्या होता है, उसका जो सरफेस है धीरे धीरे खराब होने लगता है, खराब होने लगता है, जल नहीं जाता, खराब हो जाता है, हाँ जंग लग जाता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एक कॉमन एग्जांपल है। द कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। भयंकर असर आ रहा है तुम्हारे ऊपर ना, भयंकर, थोड़ा दूर बैठा करो इससे। वो तुम्हारी वाली हरकतें कर रहा है वो, तो तुम्ही ने सिखाया होगा ना, संगत का असर इसी को कहते हैं।
तो इसको अब खाना चाह रहे थे तुम पॉलिथीन को, फिर कर क्या रहे थे? इसको निकाल कर उसको मुंह के अंदर सीधा। अरे भाई कल एग्जाम है तो इतना स्ट्रेस लोगे उसका? कौन सी फिल्म देखकर आए हो तुम? चलिए जी, द corrosion of iron is called rusting. When an iron object is left in damp air or water for a considerable time, it gets covered with a red-brown flaky substance called rust. तो जब किसी आयरन ऑब्जेक्ट को ऐसे ही खुले में थोड़ा सा ना मॉइस्ट एयर होती है, डैम्प एयर का मतलब मॉइस्ट एयर, उसमें अगर छोड़ दिया जाए तो क्या होता है, उसके ऊपर ना एक रेडिश ब्राउन कलर का फ्लैकी सब्सटेंस मतलब अगर उसको हाथ घुमाएंगे उसके ऊपर तो पाउडर सा झड़ने लगेगा। रस्टिंग Fe2O3.2H2O, ठीक है, .XH2O, 2 ले लो 3 ले लो जो भी, ठीक है, कितने भी मॉलिक्यूल। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एयर की प्रेजेंस से या फिर वाटर की प्रेजेंस से ही होती है, जब मेटल पर वाटर या एयर एक्ट करता है। अब इसको प्रिवेंट करने के 2-3 तरीके हैं। पहला देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, अगर उस पर पेंट कर दिया जाए तो आयरन बच जाता है। सेकेंड है, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल, बाय डूइंग सो ऑब्जेक्ट डज नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर और मॉइस्चर। तो अगर जो भी आयरन है, आयरन के ऊपर अगर ग्रीस लगा दी जाए या ऑयल की एक लेयर लगा दी जाए तो भी वो एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, और जब एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता तो उसकी रस्टिंग नहीं हो पाती। एसिड वाले चैप्टर में भी था कोरोजन, वहां कर लिया होगा। थर्ड देख लीजिए भाई, ये मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर कर रहे हैं, कौन सी दुनिया में, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हाँ, ये काट दो इसको, कोई जरूरत नहीं है, 2-3 पॉइंट पूछे जाते हैं, यही वाला समझना है बस, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि, हाँ बिल्कुल, उसमें क्या कर देना, डुबो दूं, जिंक लिक्विड होता है, जिंक के अंदर डुबा दूं उसको। वाह बेटा, बहुत ऊपर जाओगे तुम, बता रहा हूं मैं। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। लाओ भाई बताओ कौन सा डाउट था और? हाँ जी, मैं बता रहा हूँ, पकड़ लो। हाँ बताओ क्या? बेसिक कॉपर कार्बोनेट, कॉपर का रिएक्शन करवा दीजिए H2CO3 के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, कार्बोनिक एसिड के साथ। हाँ अभी देख रहा हूँ, कौन सा? ये इन्होंने क्या करा है, Cu + H2O + CO2। तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलो बस इसको, क्योंकि मेटल का जो कार्बोनेट है वो बेसिक नेचर का होगा ही होगा, है ना। तो ये रिएक्शन है कौन सा लेकिन? हाँ, कॉपर का रिएक्शन जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, रहने दीजिए। हाँ बेटा, नहीं, कॉपर कार्बोनेट मतलब कॉपर कार्बोनेट ही, कॉमन नेम कुछ नहीं होता इसका। जैसे सोडियम कार्बोनेट का आप सोच रहे होगे बेसिक बेकिंग सोडा बोलते हैं उसको, वो ऐसा इसका नहीं। हाँ कौन सा वाला? अरे गोल्ड का तो रिफाइनिंग, गोल्ड में तो कुछ एक्सट्रैक्शन करने की जरूरत ही नहीं है ना। अच्छा, वो मैं भूल गया, मेरे को याद नहीं है, मेरे को व्हाट्सएप करके छोड़ दो वो कौन सी चीज थी, मैं उसको देख कर रखूंगा। गोल्ड में क्या मिलाते हैं, मैंने देखा नहीं वो। लाओ दिखाओ ना, कौन सा क्वेश्चन है? 12 और 13।
हाँ क्या पानी? कोई बात नहीं, आज आज प्यासे ही रहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डिहाइड्रेशन होगा नहीं, चिंता मत करो। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम the speed of light in glass, the speed of light in vacuum, sorry, the speed of light in vacuum and in two different glasses is given in the table below. Is given in the table below. मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट ऐसे लिखा हुआ है, टेबल दे रखी है, मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट। मीडियम क्या है? वैक्यूम, फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास। ग्लास की एक टाइप होती है, जैसे अलग अलग तरीके के ग्लासेस होते हैं वैसे ही है। हाँ ये भी टाइप है। जैसे हम अगर देखते हैं ना, जो यहाँ पर ग्लास लगाया जाता है, जो बाहर जो ये इस पर लगाया जाता है, स्लाइडिंग डोर्स पर जो लगाया जाता है, तो ये वाला जो ग्लास है ना, अगर कभी ग्लास लगवाया हो, कभी मौका पड़ा हो ऐसा, तो वो ग्लास वाला जो है वो ये जरूर पूछता है भाई कच्चा वाला दूँ या पक्का वाला दूँ। ठीक है, तो ये कच्चे वाले लगते हैं उसमें। ठीक है, अब पक्के वाले कौन से होते हैं वो मेरे को भी नहीं पता, पर वो इसमें कच्चा वाला होता है ग्लास, ये टूट जाता है। ठीक है, पक्के वाले टूटते नहीं हैं। ठीक है, शायद वही बुलेट प्रूफ ही होते होंगे, लेकिन बुलेट प्रूफ इतनी आसानी से मिलते नहीं है। बुलेट प्रूफ जो ग्लास होता है ना, बुलेट प्रूफ ग्लास के लिए जो भी जिस भी सिटी में आप रह रहे हो उसके डीएम की परमिशन लेनी पड़ती है कि किस लिए लिया जा रहा है। ठीक है, ज़रूरत होती है। बड़े बड़े नेता लोग कोशिश करते हैं कि हमें बुलेट प्रूफ गाड़ी मिल जाए, ठीक है, लेकिन उसके लिए रिटर्न परमिशन चाहिए होती है, बनवाना पड़ता है वो। तो अलग अलग तरीके के होते हैं ये, फ्लिंट ग्लास, क्राउन ग्लास, कुछ ऐसे ग्लासेस भी होते हैं जिसमें एक तरफ से देखते हैं तो ट्रांसपेरेंट होता है, दूसरी तरफ से देखते हैं तो वो मिरर की तरह बिहेव करता है। तो वो टाइप्स हैं उसकी। तो आप ये देखिए, वैक्यूम में दे रखा है 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फ्लिंट ग्लास में दिया है 1.86 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्राउन ग्लास में दिया 1.97 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ए पार्ट है, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स refractive indices of flint glass एंड क्राउन ग्लास। ठीक है,
तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब भी किसी के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करी जाती है तो समझ जाइए कि वो ये बताया जा रहा है, जैसे मान लीजिए फ्लिंट ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो लाइट जो है वो एयर से आ रही है और फ्लिंट ग्लास के अंदर एंटर कर रही है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालना होता है वो, ठीक। तो जैसे ये है फ्लिंट ग्लास का अगर निकालना है तो इसको लिखेंगे हम ए ईटा, लिख लीजिए यहाँ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स absolute refractive index of flint glass is equal to a eta, flint glass को लिख दीजिए fg, flint glass। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन फ्लिंट ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या हो गया va, और स्पीड ऑफ लाइट इन फ्लिंट ग्लास ये हो गया vg, vfg, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना हो जाएगा 3 × 10⁸, और स्पीड ऑफ लाइट इन फ्लिंट ग्लास ये दे रखा है 1.86 इंटू 10⁸, तो 10⁸ से 10⁸ कैंसिल आउट हो गया। अब 3/1.86, तो ये हो जाएगा 300/186, भाई पॉइंट गया तो ऊपर 100 आ गया, तो अब 300 को 186 से डिवाइड कर दीजिए, 186 1 जा 186, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 - 6 is 4, इधर 9 बचा, 9 - 8 is 1, ठीक है, और इधर 2 बचा, 2 - 1 is 1, 114, फिर आगे एक 0 लगा दिया, तो इधर डेसिमल लगाएंगे। 186 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1140 आ जाए 186 में, अगर 7 से भी करते, 7 8 56, 7 1 7 और 5 12, बड़ा हो जाएगा, तो 6 से अगर करते हैं 6 चलेगा, 6 6 36, 6 8 48, 6 से हो जाएगा ना, 6 6 36, 3 कैरी, 6 8 48 और 3 51, 11116, ये हो गया। बस इतना ही छोड़ दीजिए, 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक कर दीजिए, तो इसका जो है ये आ गया 1.6। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशो होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, तो 1.6 लिख कर ही छोड़ दिया, बस हो गया। अच्छा, मीडिया का मतलब मीडियम, मीडियम का प्लूरल फॉर्म है, उसको मीडिया बोलते थे। हाँ, अब ऐसे ही देखेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, हाँ तो गलत हो जाएगा, 5 तो बहुत छोटा हो जाएगा ना उससे, तो इसलिए 6 ही लेते, वो चेक करना कि कौन सा सही है, ठीक है। अब देखिएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास, absolute refractive index of crown glass, तो क्राउन ग्लास का क्या हो जाएगा, फिर वही लाइट एयर से आ रही है और क्राउन ग्लास में यानी कि CG इसमें एंटर कर रही है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन क्राउन ग्लास CG, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸, स्पीड ऑफ लाइट इन क्राउन ग्लास 1.97 इंटू 10⁸, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल आउट हो गया, इधर पॉइंट गया तो ऊपर 100 आ गया, 300/197, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 - 7 is 3, इधर 9 - 9 is 0, 103, इसके आगे 0 लगा देंगे, तो डेसिमल लगाए 5 से होगा, ठीक है, बस 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक कर लीजिए, ये हो गया 1.5, ठीक है। तो जरा से डेसिमल का देखिए फर्क पड़ जाता है, फ्लिंट ग्लास का 1.6 है, अगर 1.5 लिख देंगे तो वो तो क्राउन ग्लास का आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसका बी पार्ट देखिएगा जरा क्या है,
बी पार्ट। तो जब भी कभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो समझ जाइएगा कि फर्स्ट मीडियम जो है वो एयर है, मतलब लाइट एयर से आकर उस मीडियम के अंदर एंटर कर रही है। आ रहा हूँ, अभी रिलेटिव पर आ रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है ना वो रिलेटिव पर ही है। बी है, कैलकुलेट द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स relative refractive index for light going from crown glass to flint glass। तो अब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, वो क्राउन ग्लास से फ्लिंट ग्लास में जा रही है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, क्राउन ग्लास ईटा फ्लिंट ग्लास। ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्लिंट ग्लास, सॉरी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन क्राउन ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्लिंट ग्लास। ठीक है, तो जहाँ से जहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, क्राउन ग्लास से फ्लिंट ग्लास में, तो स्पीड ऑफ लाइट इन क्राउन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन फ्लिंट ग्लास। तो क्राउन ग्लास वाली कितनी है, 1.97 इंटू 10 की पावर 8, और फ्लिंट ग्लास वाली 1.86 इंटू 10 की पावर 8। 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट से पॉइंट, क्योंकि दोनों के बाद दो दो डिजिट है। तो 197 को 186 से डिवाइड कर दीजिए। 186 वन जा 186, कितना आ जाएगा 11। ठीक है, और फिर एक ज़ीरो लगाया, 110 तो 186 के टेबल में आएगा नहीं, तो यहाँ ज़ीरो लगा दिए। फिर एक और ज़ीरो लगाया, 1100, तो 1100 186 5 जा, हाँ 5 जा होगा, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 8 जा, रुक तो जाओ, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 8 जा 40 और 3 43, 4 कैरी आ गया, 5 1 जा 5 और 4 930, 1.05, बस इतना कर दीजिए। ठीक है, और देखिएगा एक क्वेश्चन देखिएगा, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज the speed of light in air is 3 into 10 की power 8 meter per second, full stop। In medium X its speed is in medium capital X its speed is 2 into 10 की power 8 meter per second, 2 into 10 की power 8 meter per second, and in medium Y the speed of light is the speed of light is 2.5 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 2.5 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप। कैलकुलेट
ए पार्ट है एयर ईटा एक्स, एयर ईटा एक्स, मतलब लाइट जो है वो एयर से आ रही है और मीडियम एक्स में जा रही है। The velocity of light in air upon velocity of light in medium x. Velocity of light in air is 3 into 10 की power 8 और velocity of light in medium x, medium x में कितनी है 2 into 10 की power 8, कैंसिल आउट हो गया, 3 upon 2 is 1.5। समझ गए? ठीक है, तो ये तो ए पार्ट हुआ। बी पार्ट में वो क्या पूछ रहे हैं, बी पार्ट में पूछ रहे हैं वो एयर ईटा वाई। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऑन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई, तो 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 2.5 इंटू 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 30 अपॉन 25, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1.2, ठीक है, ये 1.2 हो गया। ठीक है, उसके बाद सी पार्ट देखिएगा, सी पार्ट में क्या है, सी पार्ट में बोल रहे हैं एक्स ईटा वाई, एक्स ईटा वाई, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई। मीडियम एक्स में कितना है 2 इंटू 10 की पावर 8 और मीडियम वाई में कितना है 2.5 इंटू 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल, ये हो गया 20 अपॉन 25, 0.8। सही है, ठीक है, बस बताओ क्या चीज है, कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये रहा, मॉइस्ट का मतलब वाटर की प्रेजेंस में। अच्छा, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर स्लोली लूजेस इट्स शाइन ब्राउन सरफेस एंड गेन्स अ ग्रीन कोट, दिस ग्रीन सब्सटेंस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अच्छा, ये वो है जो कॉपर जो जिस पर थोड़ा वो क्रोजन हो जाता है कॉपर का, ये वो चीज़ है। ठीक है, फिर तो रिएक्शन, लेकिन CuOH वोल्ट वाइज कैसे मिल रहा है यहाँ पर, ये पक्का है रिएक्शन, ठीक है, हाँ ठीक है, तो फिर लर्न कर लो इसको, ठीक है ना। इसमें क्या है ना कि ये बस बता दिया गया कि ये रिएक्शन ऐसा हो रहा है, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट वगैरह वो वाला तरीका नहीं है। जैसे मैंने बताया ना आपको कि कई रिएक्शन हमको लर्न भी करने पड़ते हैं, ये उन्हीं में से एक, ठीक है, तो इसको सीधा ऐसे लर्न ही कर लीजिए। रिएक्शन ठीक है ना, हाँ अगर लिखा हुआ है तो आ सकती है, नहीं देख कहीं से देखा था, सर ने लिखवाया था, ठीक है लिखवाया हुआ। ठीक है जी, चलिए फिर आज के लिए इतना ही।